Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Hello, dear students, welcome to lecture number 13 of chapter number 22 of NBF Biology second year. And today, we are going to discuss another example of continuously varying traits, that is, inheritance of human skin color. So, let's begin the lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 22 इनहेरिटेंस के सिलसिले में आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्किन कलर, इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट की एग्जांपल है। ये भी एक कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है। आपको लास्ट लेक्चर में भी जब पॉलीजेनिक ट्रेट की इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन आपको बताया था, उसमें आपको दिखाया था कि ये ट्रेट ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो दो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स के दरमियान एक लॉन्ग रेंज ऑफ वेरिएशंस शो कर रहे होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक एक्सट्रीम फिनोटाइप ये इस इंडिविजुअल में आपको नज़र आ रही है और दूसरी एक्सट्रीम फिनोटाइप यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। तो इन दो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स के दरमियान में आपको एक लॉन्ग रेंज ऑफ फिनोटाइप दिखाई दे रही है और थोड़े थोड़े डिफरेंस से ये फिनोटाइप एक दूसरे से मुख्तलिफ होती जा रही है। तो ये करैक्टरिस्टिक होती है कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट की या पॉलीजेनिक ट्रेट की। स्किन कलर भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट है और यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक कोई 3 जीन इन्वॉल्व हैं, 3 डिफरेंट लोसाए यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा जीन्स भी इन्वॉल्व हों, लेकिन अब तक जिन जीन्स का रोल स्किन कलर को डेवलप करने में आइडेंटिफाई हो सका है उनमें ये 3 जीन्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन जितने स्किन कलर के शेड्स आपको पॉपुलेशन में नज़र आते हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए इन 3 से भी ज़्यादा जीन पेयर्स इसमें इन्वॉल्व हों। तो फ़िलहाल हम जिन जीन्स के बारे में आइडेंटिफाई कर चुके हैं सिर्फ उन्हीं जीन्स का यहाँ पर रोल बताया जाएगा और उसके ज़रिए आपको इस इनहेरिटेंस के मुतालिक एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इसमें 3 जीन पेयर्स में एक को जीन ए, दूसरे को जीन बी और तीसरे को जीन सी लेबल किया गया है। दरअसल जीन ए का यहाँ पर रोल ये है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द परमानेंट सर्वाइवल, proliferation एंड माइग्रेशन ऑफ द मेलानोसाइट। मेलानोसाइट ये स्किन के ख़ास सेल्स हैं जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। मेलानिन एक ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है मेलानिन, और इस मेलानिन को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स मेलानोसाइट्स कहलाते हैं या फिर इनको मेलानोफोर्स भी कहा जाता है। मेलानोसाइट्स या मेलानोफोर्स अगर ये सर्वाइव करेंगे, ये प्रोलिफरेट करेंगे। प्रोलिफरेट करने का मतलब है कि इनमें डिवीज़न होगी और आगे इनका नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा और ये फैलते चले जाएंगे स्किन के अंदर। इस चीज़ को प्रोलिफरेशन कहा जाता है, डिवीज़न एंड स्प्रेड। ठीक है, तो सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन एंड द माइग्रेशन, ये तीनों एस्पेक्ट अगर मेलानोसाइट्स में पाए जाते हैं तो उससे स्किन कलर में डार्कनिंग होने का अंदेशा है। स्किन कलर इन तीनों एस्पेक्ट्स की वजह से डार्कन होगा, क्योंकि मेलानोसाइट जितना ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करेंगे उतना स्किन कलर डार्क होगा और इनकी सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन और माइग्रेशन ये स्किन कलर को डार्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिहाजा ये जीन ए यूँ समझ लें कि स्किन कलर को डार्क कर रहा है। इस जीन में 2 तरह के एलील्स यहाँ पर मौजूद होंगे। इस जीन लोकस के ऊपर आपको एक ये कैपिटल ए के साथ हम एक एलील को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे एलील को स्मॉल ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कैपिटल ए दरअसल सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन और माइग्रेशन को प्रमोट करता है, जबकि स्मॉल ए सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन एंड माइग्रेशन ऑफ मेलानोसाइट को इनहिबिट करता है। तो ये दोनों असल में को डोमिनेंट हैं। यहाँ पर ये मत समझिए कि ये कैपिटल ए इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल ए, दिस इज़ नॉट एज दिस। कैपिटल ए और स्मॉल ए ये दोनों को डोमिनेंट हैं। अगर ये दोनों मौजूद होंगे तो ऐसी सूरत में सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन और माइग्रेशन इंटरमीडिएट लेवल का होगा, यानी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकेगा। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कि जीन बी, इट इनकोड्स एन एंजाइम नोन एज टायरोसिनेज।
Tyrosinase is the enzyme which involves in the production of melanin from tyrosine. Tyrosine एक अमाइनो एसिड की किस्म है, दिस इज अ काइंड ऑफ अमाइनो एसिड, और इस अमाइनो एसिड के ज़रिए दरअसल मेलानिन की प्रोडक्शन की जाती है। इस अमाइनो एसिड टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम टायरोसिनेज है, एंड दिस एंजाइम इज इनकोडेड बाय जीन कैपिटल बी, और इस जीन लोकस पर भी इसका जो करस्पॉन्डिंग अलील होगा वो है स्मॉल बी। कैपिटल बी जैसे कि इस टायरोसिनेज को प्रोड्यूस करता है, जबकि स्मॉल बी टायरोसिनेज को इनहिबिट करेगा। लिहाजा अगर कैपिटल बी जीन्स की तादाद ज़्यादा होगी तो टायरोसिनेज का अमाउंट बढ़ जाएगा और मेलानिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, और अगर स्मॉल बी ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे, यानी अगर दोनों अलील स्मॉल बी हों इस लोकस के ऊपर, तो जाहिर है फिर टायरोसिनेज का अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा, और जब ये अमाउंट डिक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली मेलानिन की प्रोडक्शन भी कम होगी। और तीसरा यहाँ पर जीन सी का रोल पॉइंट आउट किया हुआ है। जीन सी इज़ primarily responsible for determining whether the pheomelanin or the eumelanin is to be produced। तो जो जीन सी है इसमें भी दो तरह के एलील्स हैं। कैपिटल सी ये यूमेलानिन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड द स्मॉल सी फियोमेलानिन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फियोमेलानिन दरअसल मेलानिन की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, और इसका कलर शेड थोड़ा सा रेडिश होता है, रेडिश ब्राउन। ये थोड़ा सा ब्लैकिश ब्राउन होगा, यू मेलानिन से जो कलर डेवलप होगा वो ब्लैकिश ब्राउन होगा, और जबकि फियोमेलानिन से जो कलर डेवलप होगा वो दरअसल थोड़ा सा रेडिश ब्राउन है। तो थोड़ा सा कलर शेड में फ़र्क है। जैसे आप यूरोपियंस में देखें तो उनमें थोड़ा सा जो स्किन डार्कन होगी वो रेडिश डार्कन होती है, और अगर अफ्रीकन्स में देखें तो वहाँ पर स्किन कलर में अगर डार्कनिंग होगी तो वहाँ पर वो थोड़ा सा ब्लैकिश की तरफ डार्कनिंग होती है। तो यू मेलानिन और फियोमेलानिन ये दो किस्म के मेलानिन हैं जिनसे ये स्किन कलर में डार्कनिंग डेवलप हो रही है। तो आपने देखा कि स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए ये 3 जीन लोसाई का रोल यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। अब इन तीनों जीन लोसाई के ऊपर वो अलील्स जो मेलानोसाइट्स की सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन और माइग्रेशन को प्रमोट करते हैं, टायरोसिनेज की अमाउंट को बढ़ाते हैं, और यूमेलानिन या फिर फियोमेलानिन दोनों में से किसी एक की प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं, उससे स्किन कलर डार्कन होगा। और अगर इनके करस्पॉन्डिंग अलील्स मौजूद होंगे ज़्यादा तादाद में तो ऐसी सूरत में स्किन कलर लाइटर होता जाएगा। मिसाल के तौर पर आप इसको इस तरह से देखिए कि एक इंडिविजुअल है जिसमें ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, इन तीनों लोसाई के ऊपर ये स्मॉल अलील्स मौजूद हैं, जिनकी वजह से मेलानोसाइट्स की एक तो सर्वाइवल और प्रोलिफरेशन और माइग्रेशन कम होगी, दूसरी तरफ टायरोसिनेज का अमाउंट कम होगा तो मेलानिन की प्रोडक्शन कम होगी, और तीसरे यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे फियोमेलानिन की प्रोडक्शन यहाँ पे इंडिकेट की जा रही है, और फियोमेलानिन का कलर शेड यूमेलानिन से कम डार्क होता है। तो इस तरह से ये इंडिविजुअल जिसमें इस तरह का जीनोटाइप होगा उसका स्किन कलर बहुत ही लाइट होगा, लाइट यानी बहुत गोरे रंग का ये शख्स है। और जबकि इसका पार्टनर आप देख रहे हैं कि उसमें इन तीनों लोसाई के ऊपर कैपिटल अलील्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आप देखिए कि मेलानोसाइट्स की सर्वाइवल और उसकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगी, टायरोसिनेज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, और यूमेलानिन की प्रोडक्शन अगर होगी तो डार्कनिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ये शख्स जिसमें ये जीनोटाइप है ये बहुत ज़्यादा डार्क स्किन कलर रखता है। अब अगर इस तरह के दो इंडिविजुअल्स की मैरिज हो जाती है तो ऐसी सूरत में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे तो डेफिनेटली उन ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आपको यहाँ से जो गैमीट मिलेगा वो गैमीट कुछ इस तरह का होगा कि उसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी प्रेजेंट होगा, और यहाँ से जो गैमीट मिलना है उसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। और जब इन दोनों गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल ऐसा पैदा होता है, और इस इंडिविजुअल में आप देखें कि 3 जीन्स जो पिगमेंट को प्रोड्यूस करने के साथ कंसर्न है और 3 जीन्स जो पिगमेंट की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं। तो इस तरह से ओवरऑल जो कलर शेड डेवलप होता है वो दोनों पेरेंटल फिनोटाइप के दरमियान का कलर शेड डेवलप होता है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप डेवलप होगी। इस तरह का जो इंटरमीडिएट इंडिविजुअल होगा स्किन कलर के लिहाज से उसको कहते हैं मुलेटो। ये मुलेटो इंडिविजुअल है, मुलेटो यानी अगर एक पार्टनर बहुत ही डार्क स्किन कलर का हो जैसे वेस्ट इंडीज़ वाला स्किन कलर होता है और दूसरा
पार्टनर इसमें यूरोपियन स्किन कलर रखने वाला हो तो उन दोनों के दरमियान मैरिज के रिजल्ट में जो इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं वो मुलेटो होते हैं, उनका स्किन कलर दरमियान का स्किन कलर होता है। अगर दो मुलेटो इंडिविजुअल्स के दरमियान मैरिज हो, जैसे इस जैसा इंडिविजुअल इसी जैसे इंडिविजुअल के साथ मैरिज करे, तो ऐसी सूरत में देखिए क्या पॉसिबिलिटी है। ऐसी सूरत में इनकी फैमिली के अंदर अब आगे बिल्कुल फेयर स्किन कलर की भी पॉसिबिलिटी है, जिस तरह से इस इंडिविजुअल का ये पेरेंट था जिसमें स्किन कलर बिल्कुल लाइट था, उस जैसा भी स्किन कलर आगे ऑफस्प्रिंग में आ सकता है। और बिल्कुल डार्क इस पेरेंट जैसा कलर भी आ सकता है। अगरचे इन दोनों कलर्स के आने का चांस कंपैरेटिवली कम होगा, लेकिन ऐसा मुमकिन ज़रूर है कि ये कलर्स डेवलप हों। और इसके अलावा दरमियान में और भी कितने सारे शेड्स यहाँ पर डेवलप होंगे। तो आप अगर इन शेड्स को इस तरह से इनका नंबर किसी पॉपुलेशन से रिकॉर्ड करें कि किसी पॉपुलेशन में ये डिफरेंट स्किन कलर शेड्स रखने वाले इंडिविजुअल्स कितनी तादाद में मौजूद हैं, तो आपको जो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स हैं जिसमें बहुत लाइट कलर और बहुत ही डार्क कलर वो बहुत कम मिलेंगे। और जबकि इसके मुकाबले में जो दरमियान की फिनोटाइप रखने वाले इंडिविजुअल्स हैं वो आपको ग्रेजुअली ज़्यादा होते हुए और फिर ग्रेजुअली कम होते हुए दिखाई देंगे। सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल आपको जो बिल्कुल इंटरमीडिएट फिनोटाइप होती है उसके इंडिविजुअल्स मिलेंगे। जैसे आप अगर इस 64 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन में से ये डाटा यहाँ पर प्लॉट करें इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, तो आपके सामने ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है कि ये बिल्कुल लाइट स्किन कलर वाले इंडिविजुअल्स वो भी 64 में से एक ही है, और बहुत डार्क स्किन कलर वाला इंडिविजुअल भी 64 में से एक ही है। और बाकी आप देखिए कि ये 6 आउट ऑफ 64, 15 आउट ऑफ 64 एंड देन 20 आउट ऑफ 64, फिर दोबारा ये डाटा यूँ डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो आपके पास जो ग्राफ बन रहा है वो इस तरह का एक बेल शेप ग्राफ बन रहा है। याद रखो कि कोई भी पॉलीजेनिक ट्रेट हमेशा इसी तरह का पैटर्न शो करता है, यानी किसी भी पॉलीजेनिक ट्रेट को आप ले लें, ना सिर्फ ये स्किन कलर बल्कि आप इसके मुकाबले में ह्यूमन हाइट का ट्रेट आप डिस्कस कर लें। ह्यूमन हाइट में भी आपको इसी तरह से नज़र आएगा कि ह्यूमन हाइट में जो टॉल हाइट है, बिल्कुल टॉलेस्ट हाइट, वो बहुत रेयर इंडिविजुअल्स में मिलेगी, और इसी तरह से आपको बहुत ही शॉर्ट हाइट बहुत ही कम इंडिविजुअल्स में मिलेगी। सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल हमारी पॉपुलेशन के अंदर इंटरमीडिएट हाइट रखने वाले होंगे। तो जब आप किसी भी पॉपुलेशन से ये डाटा कलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करते हैं, आप देखें आपके कॉलेज के अंदर अगर 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और आप हर एक की हाइट को मेजर करते हैं, तो आपको वहाँ पर सबसे जो छोटे साइज़ की हाइट है वो बहुत कम इंडिविजुअल्स में मिलेगी, और सबसे लंबी हाइट भी बहुत कम इंडिविजुअल्स में मिलेगी। ज़्यादातर इंडिविजुअल्स आपकी कॉलेज के अंदर जो पढ़ रहे होंगे वो इंटरमीडिएट हाइट रखते होंगे। तो इस तरह से आप ये हाइट का डाटा यूँ प्लॉट करेंगे तो बेल शेप ग्राफ बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से इंटेलिजेंस का डाटा भी आप ले सकते हैं किसी पॉपुलेशन से, तो इंटेलिजेंस के लिहाज से भी इंटरमीडिएट जहानत के लोग बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत ज़्यादा जीनियस और बहुत ज़्यादा डल इंडिविजुअल्स बहुत कम होंगे पॉपुलेशन के अंदर। तो जितने भी इस तरह के कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट होते हैं ना, उसमें हमेशा कौन सी फिनोटाइप मोस्ट कॉमन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच फिनोटाइप इज मोस्ट कॉमन इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट, तो जब आपसे ये पूछा जाए किसी भी पॉलीजेनिक ट्रेट में, किसी कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट में कौन सी फिनोटाइप है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो आपने क्या बात बतानी है? आपने इस क्वेश्चन के आंसर बताना है कि द फिनोटाइप विच is intermediate between the two extreme phenotypes will be most common in a polygenic trait। किसी भी polygenic trait में वो phenotype जो दो extreme phenotype के दरमियान की हो वो सबसे ज़्यादा common होगी। जैसे ये दो extreme phenotypes आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं और उसके दरमियान में ये phenotype है, तो ये सबसे ज़्यादा common नज़र आ रही है। और हमेशा polygenic traits में rare phenotypes कौन सी होती हैं? जो extreme phenotypes होती हैं, they are very rare phenotypes। अच्छा, इसके बरक्स अगर आप कोई भी डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट को ऑब्जर्व करें, तो डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट का डाटा जब आप प्लॉट करते हैं तो इस तरह से ग्राफ नहीं बनता। कोई भी डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट, मिसाल के तौर पर आप उसमें ले सकते हैं, जैसे ये टंग रोलिंग एबिलिटी है, टंग रोलिंग। कुछ इंडिविजुअल्स अपनी टंग को रोल कर सकते हैं, उनको कहा जाएगा रोलर्स, और कुछ इंडिविजुअल्स अपनी टंग को रोल नहीं कर सकते, उन्हें कहा जाता है नॉन रोलर्स। तो आपको सिर्फ ये दो ही पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी, कुछ लोग अपनी टंग को रोल कर सकेंगे और कुछ लोग अपनी टंग को रोल नहीं कर पाएंगे।
तो अगर आप किसी भी पॉपुलेशन, जैसे आप कॉलेज के स्टूडेंट में से ये डाटा कलेक्ट करें कि रोलर्स कितने हैं, तो आपको ये रोलर्स नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये इतने नज़र आते हैं, और नॉन रोलर्स कितने हैं, नॉन रोलर्स आपको सपोज करें कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी नज़र आ सकते हैं। यानी इसमें देखो कोई ऐसा प्रिडिक्टेबल ग्राफ नहीं बन सकेगा कि भाई रोलर ज़्यादा होंगे उस पॉपुलेशन में या नॉन रोलर ज़्यादा होंगे। किसी पॉपुलेशन में रोलर्स की तादाद ज़्यादा होगी, कहीं पर नॉन रोलर्स की तादाद ज़्यादा होगी। तो ये ग्राफ इस तरह से अनप्रडिक्टेबल किस्म का बनेगा और कोई इस तरह डेफिनेट पैटर्न आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप किसी भी पॉपुलेशन से स्किन कलर या ह्यूमन हाइट या फिर जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस, कोई भी पॉलीजेनिक ट्रेट ले लें तो उसका ग्राफ हमेशा आपको ये इस तरह से एक प्रोडक्टिव ग्राफ नज़र आएगा कि एक्सट्रीम फिनोटाइप्स रेयर होंगी और इंटरमीडिएट फिनोटाइप ज़्यादा कॉमन नज़र आएंगी। तो ये टंग रोलिंग एबिलिटी एक आपको डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट बताया। इसी तरह से आप ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का डाटा अगर कलेक्ट करते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स कितने हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स कितने हैं, ए बी वाले कितने हैं और ओ वाले कितने हैं, अब भी आपको अनप्रेडिक्टेबल किस्म का ग्राफ मिलेगा। किसी पॉपुलेशन में आपको ए के इंडिविजुअल ज़्यादा मिलेंगे तो कहीं पर आपको बी ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल ज़्यादा मिलेंगे और कहीं पर ए बी के बहुत ज़्यादा होंगे और कहीं पर ओ के बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप डिफरेंट पॉपुलेशंस के अगर आप ये ग्राफ हासिल करेंगे तो ये ग्राफ आपको यूँ अनप्रेडिक्टेबल मिलेंगे, अप एंड डाउन्स इनकी बार्स के अंदर नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप पॉलीजेनिक ट्रेट किसी भी पॉपुलेशन से लेते हैं तो उसका पैटर्न आपको एक जैसा ही नजर आता है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप कॉमन और एक्सट्रीम फिनोटाइप्स रेयर। यहां पर देखो एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट एंड मोनोजेनिक ट्रेट, या डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट और कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट, उन दोनों के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में क्या फ़र्क है। तो आपने यहाँ पर यही डिफरेंस पॉइंट आउट करना है कि कोई भी पॉलीजेनिक ट्रेट या कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट, उसके डाटा को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो एक यूनिक पैटर्न डेवलप होता है, यानी उसमें एक्सट्रीम फिनोटाइप रेयर और इंटरमीडिएट फिनोटाइप कॉमन और बेल शेप ग्राफ हासिल होता है। लेकिन डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट का जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अनप्रडिक्टेबल रिप्रेजेंटेशन डेवलप होती है। यानी इसमें आप एक पॉपुलेशन से ये ग्राफ बनाएं और दूसरी पॉपुलेशन से इस ग्राफ को बनाने के बाद कंपेयर करें तो आपको दोनों में यकसानियत नज़र नहीं आएगी। हो सकता है कि एक पॉपुलेशन में रोलर्स की तादाद कम है और नॉन रोलर्स ज़्यादा हैं, तो दूसरी पॉपुलेशन में रोलर्स की तादाद ज़्यादा और नॉन रोलर्स की कम हो सकती है। या इसी तरह से आप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में वेरिएशन ऑब्जर्व करेंगे। तो ये चीज़ होती है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, और जबकि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कंटिन्यूस वेरिएशन शो कर रहे होते हैं। तो आई होप कि ये जो दो एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर वीट ग्रीन कलर को डिस्कस किया था और इस लेक्चर के अंदर हमने ये ह्यूमन स्किन कलर को डिस्कस किया। इससे आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का पैटर्न क्लियर हो गया होगा और जो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है उससे इसका डिफरेंस भी आपके माइंड में अब क्लियर हो चुका है। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.